हेलो एवरीवन, टाइम्स ऑफ बेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो चैप्टर 3 है क्लास 6 का, पृथ्वी की गतियाँ। आप सबको पता है कि पृथ्वी की दो गति होती है, एक घूर्णन गति होती है और एक परिक्रमण गति होती है। घूर्णन का मतलब होता है जो वो अपने अक्ष पर रोटेट करती है, वो है घूर्णन, जिससे क्या होता है दिन और रात होते हैं। और परिक्रमण किसका वो परिक्रमण करती है? पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है, जिससे क्या होता है मौसम परिवर्तन होता है। तो अब हम ये जो चैप्टर है और ये पूरी एनसीईआरटी जो है वो सीटेट पे, जो सीटेट के क्वेश्चन होते हैं वो इसी बेस होते हैं। अब हम इसको रीड करेंगे। तो जैसा कि लिखा हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। कौन सी गति? घूर्णन गति और परिक्रमण गति। आप समझ गए होंगे। घूर्णन जैसे दिन रात होता है, यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, एक दिन यानी कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। और एक परिक्रमण होता है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या है? घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। अब आप यहाँ पर पिक्चर में देखिए, पिक्चर में चीज़ें दी गई हैं। पृथ्वी का कक्षीय समतल बनाया गया है यहाँ पर, और इस पर एक लंबवत रेखा खींची गई है। 66.5 अंश का कोण यहाँ बन रहा है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कक्षीय समतल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कक्षीय समतल। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, सभी को पता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। यानी ये गोल भाग है तो सूर्य की रोशनी जो पड़ रही है वो उसके एक भाग पर पड़ रही है, एक भाग पर नहीं पड़ रही है। अब आप समझ रहे होंगे, एक भाग पर पड़ रही है तो वहाँ दिन है, गोले के समान है, और वहाँ रोशनी पड़ रही है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है और जहाँ रोशनी नहीं पड़ रही है, दूर है, वहाँ क्या होगा? रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। आप इस लाइन को ही नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इस लाइन को ही लेकर आता है कि प्रदीप्त वृत्त क्या है, और ऑप्शन दिया रहेगा जो कि राइट आंसर रहेगा वो यही है कि वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। बस यही ऑप्शन को आपको टिक करना है, और ये हम तो करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 24 घंटा लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह दिन की दैनिक गति, इसे मतलब जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति को दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी अच्छे तरीके से पॉइंट आउट कर दीजिए, क्योंकि जब घूर्णन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसमें यह एक दैनिक गति है, तो आपको उस हिसाब से टिक करना होगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार है, वीडियो से आपको समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है। ये एक पिक्चर के माध्यम से पूरा दिखाया गया है, और ये लाइन भी याद कर लेनी है और पिक्चर को अपने दिमाग में बना लेना है कि घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है। चीज़ें छोटी हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? क्वेश्चन मार्क है ना। घूर्णन नहीं करेगी तो दिन रात कैसे होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, और जो सूर्य के तरफ नहीं पड़ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? हमेशा ही रात होगी।
हमेशा ही रात होगी, दूसरे वाले भाग पर अंधेरा रहेगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। यानी कि जो साल भर में जो चक्कर लगाती है, साल भर का मतलब हो गया 365 1/4। पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। अब हम लोग इसे 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के अनुसार सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 6 घंटा करके साल भर का वो चौथे साल क्या होता है? लीप ईयर बन जाता है, जिसमें जो साल होता है वो जो फरवरी होती है हमारी वो 29 दिन की हो जाती है और वही हमारा लीप ईयर है जो चौथे साल पड़ता है। अब यहाँ पर पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं देख लेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पिक्चर इम्पोर्टेंट है, आप देख पा रहे होंगे। पिक्चर में बीच में हमारा क्या है? सूर्य है। क्या है हमारा बीच में? तो सूर्य है बीच में। और जो हमारी पृथ्वी है वो परिक्रमण करती है तो किस तरह बदलता है? परिक्रमण एवं ऋतुएं किस तरह बदलती हैं? तो परिक्रमण से ही ऋतु बदलती है, इस चीज़ का ध्यान देना है। किससे बदलती है? परिक्रमण से ही ऋतुएं बदलती हैं। अब यहाँ देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब होगी? और यहाँ पर बसंत ऋतु और 23 सितंबर, डेट हमें याद रखनी है। और उत्तर ऐनात, दक्षिण ऐनात, ये भी अच्छे से याद रखना है। उत्तर ऐनात कब है और दक्षिण ऐनात कब है। अब हम यदि देखते हैं उत्तर गोलार्ध की तरफ से, ये हमारी पृथ्वी घूम रही है। जब 22 दिसंबर के समय क्या होगा? 22 दिसंबर को दक्षिण ऐनात कहेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दक्षिणी ऐनात है 22 दिसंबर। जो अक्ष है दक्षिणी ध्रुव है जो वो सूर्य की तरफ झुका रहता है, जिससे कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं? सीधी पड़ती हैं। दक्षिण ऐनात जो दक्षिणी अक्ष है वो किसकी तरफ झुका है? सूर्य की तरफ झुका है, जिससे कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। सीधी पड़ने से दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं, तो 22 दिसंबर का दिन बड़ा होगा। और यहाँ पर देखेंगे 21 जून को उत्तरी अक्ष जो होता है वो सूर्य की तरफ झुका रहता है और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं? सीधी पड़ती हैं। इसी तरह 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा की बात कही गई है। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जबकि 22 दिसंबर और 21 जून अलग अलग है। 21 जून पर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जबकि 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसी तरह यहाँ पर ऋतु परिवर्तन भी होता है। आगे हम चलते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं। तब ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी हैं, 29 डेज की हो जाती हैं। आगे देखते हैं। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत तथा शरद ऋतु में बांटा गया है। ये लाइन को कर लीजिए कि सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी आती है, सर्दी आती है, बसंत और शरद ऋतु में बांटा गया है। इन्हें
और किसके किसके में, गर्मी में, सर्दी में, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा गया है। ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है? ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिससे क्या होता है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। और जब अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसे दिन और रात होता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब यहाँ देखते हैं जो फिगर हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे थे, उस फिगर के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा जो होती है वो अधिक मिलती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें क्या हैं, तिरछी पड़ती हैं। जब वो सीधी पड़ रही हैं कर्क रेखा पर, तो जिन क्षेत्रों पर तिरछी पड़ रही हैं वहाँ कम ऊष्मा प्राप्त होगी। तो ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ क्या हैं, तिरछी पड़ रही हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका है, ये हमने क्लियर किया था ऊपर पिक्चर में। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसीलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून के आसपास हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसीलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को अपने यहाँ क्या होता है, दिन जो होता है वो लंबा और रातें क्या होती हैं, छोटी होती हैं, जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पूरी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दक्षिण गोलार्ध में इसके सब विपरीत होगा। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। बात समझने की है, एक क्वेश्चन इससे आता है ऋतु परिवर्तन को लेके आए, चाहे 21 जून, 22 दिसंबर, और जब विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है यानी कि आपका 21 मार्च और 23 सितंबर। हाँ, ये डेट जो होती हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट होती हैं। आगे हम चलते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव जो होता है वो सूर्य की तरफ झुका रहता है। आगे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जबकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। अपोजिट ही होगा, जो उत्तर में होगा वो दक्षिण में नहीं होगा, जो दक्षिण में होगा वो उत्तर में नहीं होगा। पृथ्वी के जो परिक्रमण के कारण पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनात कहते हैं। आगे दिया है, क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? इसको अच्छी तरीके से इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर क्या होता है, झुका नहीं होता है। इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन क्या होता है, बराबर होता है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि रात और दिन बराबर कब होता है, तो वो है 21 मार्च और 23 सितंबर, जबकि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इसे विषुव भी कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि इस ऋतु के बारे में जब आएगा तो ये भी आप अच्छी तरह से। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, शरद ऋतु। ठीक है, अभी हम सितंबर में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप सितंबर में पढ़ें, याद कर लीजिए शरद ऋतु का समय है। जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। कुछ चीज़ें याद करने लायक होती हैं, उनको याद कर लिया जाता है, चाहे आप जैसे भी बना कर लिखिए कि एग्जाम में आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। अब मार्च की बात करते हैं। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, या एक याद कर लीजिए, दूसरा
अब यदि आप सितंबर का याद कर रहे हैं, अभी के टाइम हम लोग उत्तरी गोलार्ध में बैठ के पढ़ रहे हैं, यहाँ शरद ऋतु है, दक्षिण में क्या हो गई हमारी बसंत ऋतु हो गई। क्लियर हो गया। उसके बाद जब आप 21 मार्च की बात करेंगे तो ठीक इसके विपरीत कर लीजिएगा, अपोजिट कर लीजिएगा कंडीशन को, ये हो जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यहाँ क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और कुछ रह गया हो तो देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते, सेम यही लाइन दिया हुआ है। तो इसमें आपको पता है दिन रात क्यों बराबर होंगे, जबकि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पे सीधी पड़ रही हैं। कोई भी जो ध्रुव है अक्ष है वो नहीं झुका हुआ है सूर्य की ओर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इसी तरह आते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। आपको पता है कि पृथ्वी परिक्रमण कर रही है, तो किस कारण से होगी, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अंश का झुका होना क्या क्या करवाता है, ऋतु परिवर्तन कहलाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप एक बार देख सकते हैं कि ऋतुएं पृथ्वी के परिक्रमण के कारण बदलती हैं। यानी शरद ऋतु बसंत ऋतु कैसे बदल रही है आपको पता है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। ये आपको क्लियर हो गया है और आपको ये पूरा चैप्टर ही क्लियर हो गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।